बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 जैसा कि जानते हो आप लोग के ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है, यानी इसमें जो भी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करना है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से जब हम करने जाते हैं तो 3 रिकमेंडेड केसेस हमें बताए गए थे। ठीक है, सबसे पहला केस हमें बताया गया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, दूसरा केस हमें बताया गया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और तीसरा केस था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास जो केस है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप देख लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस एक्स की जगह जो है वेरिएबल वाई है और ए स्क्वायर की जगह 16 लिखा है, तो 16 को आप लिख लोगे ना 4 का स्क्वायर। ठीक है, 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ए की वैल्यू इसमें 4 है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हमने जो है वो सपोजिशन पढ़ी थी, अगर ये इंटीग्रेंड होता था तो एक्स की जगह ए साइन थीटा जो है वो हम पुट करते थे। ठीक है, तो अगर इसको इन टर्म ऑफ वाई लिख लें तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में वाई बराबर होगा ए साइन थीटा के। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना वो लिखा है 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो 16 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4। तो अब आप देखो कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई, अगर आप इससे इक्वेट करते हो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, तो ये आप देख लो कि ए की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस प्रॉब्लम में जो सपोजिशन होने वाली है वो क्या होने वाली है, y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो बात अब यकीनन हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो y को मैंने 4 साइन थीटा के बराबर सपोज किया और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो गया dy, राइट हैंड साइड पर आ जाएं तो 4 एज इट इज आया, साइन का डेरिवेटिव साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और डी थीटा आ गया। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और उसके बाद डी थीटा आ गया। अब हम क्वेश्चन को नए वेरिएबल में लेके जा रहे हैं, y से हम चले गए थीटा में, तो ये जो लिमिट्स थी लोअर लिमिट अपर लिमिट ये तो वेरिएबल y की रिस्पेक्ट से थी। हम अब चूँकि अपने प्रॉब्लम को नए वेरिएबल में लेके जा रहे हैं तो फिर लिमिट्स भी तो नई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ y इक्वल्स टू 0 यानी लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो उसके अगेंस्ट एक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर y की जगह जो है हम अपर लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें उसके अगेंस्ट नई लिमिट्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे y की जगह 0 पुट किया, अगले स्टेप में 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के नीचे ले जाएं तो 0/4 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर। अब हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन को उस तरफ ले जाएं तो थीटा हो गया साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 आप कैलकुलेट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 के अगेंस्ट नई लिमिट वो भी 0 ही आएगी। फिर y इक्वल्स टू 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 4 साइन थीटा, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाएं तो 2/4 कैंसिल होकर 1/2 आ गया। अब उसके बाद साइन इन्वर्स उधर जाके हो जाएगा और साइन इन्वर्स 1/2 आप कैलकुलेट करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि यकीनन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो 0 के अगेंस्ट नई लिमिट आ गई 0 और 2 के अगेंस्ट नई लिमिट आ गई π/6। अब ये सपोजिशन ये लिमिट्स हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और उसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे। जब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तो फिर एक वक्त आएगा स्टूडेंट्स उसको इंटीग्रेट करने का। तो पहले तो सिंप्लीफिकेशन के मरहले से गुजरते हैं। तो 0 की जगह 0 ही था और 2 की जगह अब नई लिमिट जो है ये आ जाएगी π/6। अब यहाँ पर सबसे पहले एक y की वैल्यू पुट करनी है, फिर dy की वैल्यू पुट करनी है और एक y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ये 3 प्लेसेस जो मैंने जो है वो सर्किल में किए हैं, यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करोगे। तो सबसे पहले y की वैल्यू पुट करोगे तो आ गया 4 साइन थीटा, इसका आ गया क्यूब। फिर dy की वैल्यू पुट होगी ये यहाँ से तो ये आ जाएगा 4 कॉस थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 16 एज इट इज, इस y की जगह ये आ जाएगा 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा और इसके ऊपर ये स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये क्वेश्चन में पुट कर दी। ठीक है, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई होगा तो इंटीग्रेशन की बात तो फिर
बाद में आएगी। तो 0 to π/6। देखो ये क्यूब 4 पर लाएं तो 64 बन जाएगा, ये क्यूब साइन पर आ जाएगा तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये क्यूब 4 पर आया तो 4 का क्यूब होता है 64 और ये क्यूब साइन पर हुआ तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा। ये तो पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा 4 cos थीटा डी थीटा, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में आ जाएं तो डिनोमिनेटर में 16 एज इट इज माइनस, अब ये 4 साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर हुआ 16 और साइन पर स्क्वायर आया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4 साइन थीटा का स्क्वायर आ गया 16 साइन स्क्वायर थीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप 0 to π/6, ये 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 64 × 4 256 होता है, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी ये कैंसिलेशन करनी है ना, तो ज़रा आसानी हो जाएगी। वरना अगर आप 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 256 तो जब भी कोई मसला नहीं है। नीचे से जो कांस्टेंट आएगा अभी बाहर 4 आएगा, ठीक है, तो वो आप बाद में भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ये आ गया साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में आ जाएं तो डिनोमिनेटर में क्या किया जाएगा, 16 - 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटे हम जो है वो 16 जो है वो कॉमन निकालेंगे, तो 16 कॉमन निकालें तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बच जाएगा। अब दो काम हम इस स्टेप में हमेशा किया करते हैं, एक तो 16 रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा और दूसरा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है, इसकी जगह हम पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ 0 to π/6 64 × 4 साइन क्यूब × कॉस डी थीटा। ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में 16 रूट से बाहर लाएं तो 4 हो गया और 1 - साइन स्क्वायर जो है इसको हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर दो काम होंगे। एक तो बेटे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने लेट से 64 को 4 से मल्टीप्लाई करके 256 कर दिया तो कोई मसला नहीं है, वो जब भी 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। इसी तरह से यहाँ स्क्वायर से रूट भी कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जी। तो नेक्स्ट स्टेप में 0 to π/6 हो गया। ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर में 64 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है ये सिर्फ जो है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, सिर्फ कॉस बचा है, तो ये आ गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर इस स्टेप में होगा ये स्टूडेंट के कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा इंटीग्रल ऑफ 0 to π/6 साइन क्यूब थीटा। और ये जो 64 है इसको इसी स्टेप में ही हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 64 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/6 ऑफ साइन क्यूब थीटा। और साइन क्यूब थीटा जो है अब इसको हमने करना है इंटीग्रेट। अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं की है। अभी तक जो हम कर रहे थे, जो हमारी इनिशियल सपोजिशन थी, देखें पहले कॉलम में सपोजिशन थी, ये सारी सपोजिशन उठा के हमने क्वेश्चन में पुट किया है और क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिकली कह लें आप इसको, हमने सिंप्लीफाई किया है। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, ये आ गया साइन क्यूब और साइन क्यूब को इंटीग्रेट करना है। साइन क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करना है, तो एक्सरसाइज 6.3 आपको याद होगी। एक्सरसाइज 6.3 में हम साइन की कॉस की डिफरेंट पावर्स को इंटीग्रेट करना जो है वो सीख चुके हैं। बल्कि इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो पार्ट नंबर 3 हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने साइन क्यूब को इंटीग्रेट करना सीखा था। तो ऑब्वियस सी बात है अब वही टेक्निक जो है हम इस्तेमाल करेंगे और वो टेक्निक इस्तेमाल करके हम इसको जो है
वो इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन अगर आपने 6.3 तक बहुत अच्छे से कर लिया है ना और बहुत अच्छे से उसको सीख लिया है, तो फिर आपको जो है यहाँ पर यूँ समझ लें अब हम नई टेक्निक सीखेंगे। इंटीग्रेशन के जो बेसिक रूल्स से तमाम तरह के फंक्शंस जो थे कैसे इंटीग्रेट होते हैं वो तकरीबन आप सीख चुके हो, ठीक है, 99% किसमें आप जो है 6.3 में सीख चुके हो। तो एनीवे अब साइन क्यूब को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले 64 अब मत भूलिएगा यार, स्टेप में यकीनन लिखते जाना है। तो 64 इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/6 हमने करना ये कि साइन क्यूब जो है उसको हमने स्प्लिट करना है, उसकी पावर को साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लेना है और साइन थीटा अलग कर लेना है। अब ये जो साइन थीटा है ना ये डेरिवेटिव बनेगा। साइन किसका डेरिवेटिव होता है? साइन जो है वो डेरिवेटिव होता है कॉस का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ से डायरेक्शन मिल गई कि दिस साइन स्क्वायर थीटा जो है कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू कॉस थीटा। इस साइन स्क्वायर को किसी तरह से हम किस में ले जाएंगे? कॉस में, यानी जाहिर सी बात है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी तो स्क्वायर का ही होगा। मैं सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो हमने साइन क्यूब को साइन स्क्वायर और साइन में स्प्लिट किया है, तो ये साइन डेरिवेटिव बन रहा है। इसका मतलब है यहाँ फंक्शन बनाना है, तो साइन डेरिवेटिव जो है वो किसका होता है? वो कॉस का होता है। आई बात समझ में? ठीक है, वो अलग बात है, वो बाद में माइनस तो एडजस्ट करते रहेंगे ना। मैं प्योरली इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो फंक्शन की बात, ठीक है। तो हमारे पास साइन ये एज अ डेरिवेटिव बना है, इसका मतलब इसको कॉस में ले जाना है, ठीक हो गया। तो अब इसको कॉस में ले जाने के लिए हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करनी है। हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इसको रिप्लेस करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये हो गया 64 इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/6 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन होंगे। ये जो साइन है ना इसको आप 1 से भी मल्टीप्लाई करो और इसको आप कॉस स्क्वायर से भी जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/6, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये इस तरीके से हमने ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन कर देंगे। अब ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो करेंगे। एक काम मैं यहाँ पे ये करूँगा कि 64 एज इट इज लिखा 0 टू π/6 लिमिट साइन, ठीक हो गया। साइन थीटा जो है साइन थीटा इसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ मैंने लिखा प्लस, ठीक है, और से देखिएगा कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, यहाँ पर लिखा ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको लिख दिया कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? कॉस थीटा का स्क्वायर। और ये जो माइनस था ये कहाँ गया? तो ये माइनस उठाकर मैं साइन के साथ ले गया, ठीक है। अब ये क्यों लेके गया हूँ? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है मैं फार्मूला नंबर 3, रूल नंबर 3 जो एक्सरसाइज 6.1 में हमने पढ़ी थी, टाइप 3 में जो फार्मूला इस्तेमाल किया था वो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये कॉस मेरे पास फंक्शन है, इसके ऊपर ये पावर है और साथ देखें डेरिवेटिव मौजूद है। तो क्या हो जाएगा? कॉस की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1, रूल 3 इस्तेमाल करेंगे और उससे हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करूँगा। तो ऐसा है कि यहाँ तक तो आप लोग नोट करें, फिर इसको रब करते हैं और फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स फर्दर प्रोसीड करते हैं।
अब यहाँ पे बस हमने जो है वो कैलकुलेशन वर्क है, कैलकुलेशन होनी है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये कॉलम 2 रब करते हैं। अब यहाँ पे फाइनल इंटीग्रेशन हमने करनी है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट तो बस समझे हो ही चुके हैं, जस्ट एक रूल अप्लाई करना है, इंटीग्रेट कर देना है और उसके बाद लिमिट्स पुट करनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा 64, इंटीग्रल आया 0 to π/6, बल्कि अब इंटीग्रल की साइन नहीं आएगी क्योंकि हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, क्योंकि जो ये जो लिमिट्स हैं, ठीक है ना, जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो लिमिट्स कहाँ आती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आती हैं। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब उसके बाद ये देखो साइन को इंटीग्रेट करें, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस हो जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास माइनस कॉस थीटा, प्लस की साइन आई। अब यहाँ पे ये देखो ये कॉस फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है, ये 2 जो है ये पावर है और साथ डेरिवेटिव मौजूद है। तो क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रल होना चाहिए कॉस थीटा की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। ठीक है, वैसे मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने का सोच रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये स्टेप कर दिया। नेक्स्ट टाइम आप लोग करें तो ज़रूरत नहीं है कि आप कॉस थीटा की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1 लिखें, आप डायरेक्ट लिखेंगे कॉस, ठीक है, थीटा की पावर 3 ओवर 3, या कॉस क्यूब थीटा, आप डायरेक्ट लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा ओवर 3। ज़रूरत नहीं है ये स्टेप करने की, ठीक है। तो ये मैं इसलिए भी कर देता हूँ आपको, वरना बाद में बाज़ दफ़ा आप लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो इनिशियली बाज़ दफ़ा मैं स्टेप ज़्यादा करता हूँ, एक दफ़ा बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट टाइम फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस, वो ये लिख दिया। यहाँ पर फंक्शन पावर डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि लेंदी क्वेश्चन हो रहा है तो मैंने जानबूझ के ये नहीं किया है कि पहले दोनों के साथ इंटीग्रल की साइन लिखता। अगर मैं दोनों के साथ इंटीग्रल की साइन लिखता तो फिर 64 भी दोनों के साथ लिखना पड़ता, तो वो भी ठीक था। आई बात समझ में, ठीक। लेकिन वो इनिशियली हम एक प्रोसीजर सीखते थे, लेकिन यहाँ इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई कबात नहीं है। लेकिन वो इनिशियल क्वेश्चन में नहीं कीजिएगा, ये थोड़े से अब चूँकि लेंदी क्वेश्चन आ गए हैं तो इसमें बाज़ दफ़ा हम लोग इसको कर देते हैं। अब इसके बाद अगले स्टेप में ये हो गया 64 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा ओवर 3, और लिमिट्स हैं 0 से π/6। अब वक्त आ गया इसमें लिमिट पुट करने का, ठीक है, इसमें लिमिट पुट करने का। अच्छा, इस कॉस क्यूब थीटा को जो है, अगर आप चाहें ना तो एक आपको ट्रिक बता दूं, इसको कॉस थीटा का क्यूब ही रहने दें। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि अभी आपने थीटा की जगह ये वैल्यूज़ पुट करनी है ना, तो अगर आपने इसको कॉस क्यूब लिख दिया तो एक दफ़ा फिर क्यूब बाहर लिखना पड़ेगा। तो इसी स्टेप में ये 2 + 1 हुआ ना, तो 2 + 1 3 के बराबर बाहर ही रहने देते हैं। अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। एक दफ़ा थीटा की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे π/6, फिर माइनस की साइन लगाएंगे और फिर थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, तो 64। तो अब सबसे पहले यहाँ पर 2 जगह हमें पुट करनी है। एक जगह हम थीटा की जगह π/6 पुट करेंगे और फिर 0 पुट करेंगे, ठीक है, ये 2 प्लेसेस हैं। तो माइनस कॉस π/6 प्लस कॉस π/6 का क्यूब ओवर 3, ये सबसे पहले बेटे मैंने अपर लिमिट जो है ये पुट कर दी। अब उसके बाद माइनस की साइन लगाएं, अब लोअर लिमिट पुट होगी, यानी इन दोनों थीटाओं की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 0। तो माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस कॉस 0 कॉस 0 का क्यूब ओवर 3, ठीक हो गया। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जस्ट इसकी कैलकुलेशन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले माइनस हमारे पास एज इट इज़ आया कॉस π/6, यानी कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये सबसे पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद प्लस की साइन आई, फिर कॉस π/6 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वो भी √3/2 ही होगी। तो √3/2 का क्यूब हुआ और डिनोमिनेटर में ये वाला 3 आ गया। माइनस की साइन आई, उसके बाद ये माइनस आया
cos 0, ठीक है, cos 0 होता है 1 के बराबर, प्लस की साइन आई, फिर यहाँ पर फिर cos 0 आपने पुट किया 1, तो 1 का क्यूब अपॉन 3, ये हो गई। इसके बाद फर्दर हमारे पास (64) ये हो गया, -√3/2 प्लस, अब देखिए ये √3 के ऊपर भी क्यूब लाइए, 2 के ऊपर भी क्यूब आएगा, ठीक है। तो √3/2 के ऊपर जब क्यूब आएगा तो मैं ज़रा इधर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पास √3 के ऊपर भी क्यूब आएगा और 2 के ऊपर भी क्यूब आएगा, ठीक है। नीचे ऑलरेडी 3 मौजूद है। देखिए √3 के ऊपर क्यूब आने का मतलब सुन लीजिए, नीचे वाला 3 एज लिख देते हैं। √3 के क्यूब का मतलब ये है कि √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। ऐसे ही होगा ना कि अगर हमारे पास a क्यूब है तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई बाय a, तो √3 के ऊपर क्यूब है तो इसका मतलब √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इसी तरह ये क्यूब 2 पर आया, वो तो 8 हो गया। अब देखो हमारे पास ये जो √3 इंटू √3 है, या आप इसको यूँ कर लीजिए अगले स्टेप में, इस √3 के ऊपर ही आप लोग फोकस करें। हम यूँ कर सकते हैं ना, इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। नीचे वाला 8 तो नीचे आ जाएगा और वो आकर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। अब 3 जो है वो पेयर बन के रूट से बाहर आएगा, 3 जो है वो पेयर बन के रूट से बाहर आएगा, तो ये 3√3/24 हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो इस तरह से हमारे पास जो है और मज़ीद भी कैंसिलेशन अगर करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, तो यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/8, ठीक है। तो ये नोट करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो √3 का बस असल में बताना था, बाकी 2 के क्यूब का तो आपको पता है ना, 8 हो गया, 8 नीचे आगे 24 से मल्टीप्लाई हुआ। सिर्फ ये √3 को समझ लीजिए, √3 के क्यूब को समझ लीजिए कि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो इनको अगर एक रूट में लिख दें ये भी ठीक है, तो ये 3 पेयर बन के रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या इन तीनों 3 को एक रूट में लिख दें, तो जब भी 2 जो है वो पेयर बन के बाहर आ जाएंगे तो 3 हो जाए। जिस तरह से आप लोग करना चाहें। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो है हमारे पास ये सॉल्व होकर किसके बराबर आ रहा है, √3/8 के बराबर आ रहा है। क्योंकि अगर ये सारे स्टेप्स में करूँगा थोड़ा और लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, तो मैं चाह रहा हूँ बस इसको कंप्लीट करूँ। कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास √3/8, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ गई प्लस की साइन, यहाँ पे -1 + 1/3 हो गया। अगले स्टेप में 64 एज इट इज। अब यहाँ पे -√3/2 प्लस √3/8, ये पहला ब्रैकेट एज इट इज। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 3 जाके जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 + 1/3 होगी, ठीक। अब अगले स्टेप में ये -3 + 1 जो है ना, ये -2/3 बनने जा रहा है, तो 64। सबसे पहले -√3/2 प्लस √3/8 प्लस -2/3। नेक्स्ट स्टेप में बेटे ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा। या एक काम करें, इस स्टेप में ये ब्रैकेट कर ली क्लोज करें, प्लस और ये आ जाएगा -2/3। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये, बल्कि यहाँ तक नोट करें स्टूडेंट्स, नोट करें, फिर मैं ये ज़रा रब करके इसकी कैलकुलेशन मुकम्मल करता हूँ। नोट कर लीजिए।
जी। तो अब इसमें फर्दर जो है जी, तो 64 एस्टेज आया। अब उसके बाद ये -3 अपॉन -√3/2 एस्टेज, फिर प्लस √3/8 -2/3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में तो बस अब 3 फ्रैक्शन एलसीएम होना है, तो 2, 8 और 3 डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम 24 आ जाएगा। ठीक है, 8, 3 और 2 का एलसीएम जो होगा वो 24 हो जाएगा। तो 2 12 24, 12 को ले जाके आप -√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12/√3 हो जाएगा। 8 3 24, 3 को ले जाकर आप √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस की साइन आई। 3 8 24, 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा -60। तो सिंपल ये हमारे पास जो है ये एलसीएम हो गया। अब उसके बाद ये देखो -12/√3 प्लस 3/√3, ये हमारे पास जो है ये दोनों टर्म्स जो हैं ये सॉल्व होंगी। 64, तो ये हो जाएगा -12/√3 प्लस 3/√3, ये -9/√3 हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास लिखा हुआ हो -12a प्लस 3a, तो आप क्या लिखोगे इसे -9a लिख दोगे ना। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही था, -12/√3 प्लस 3/√3, दिस विल बी इक्वल्स टू -9/√3। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर ये आ जाएगा -16 और अपॉन हो जाएगा 24। इसके बाद इस 24 और 64 को बस हमने कैंसिल करना है और कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। एनीवे यहाँ तक नोट करें, फिर उसके बाद करते हैं 1-2 स्टेप्स। नोट कीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स 1 मिनट के लिए ज़रा जो है वो आप लोग रुक जाइए, एक छोटी सी जो है वो करेक्शन करनी है मुझे। मैंने यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक ही हो सकता है, आप लोगों ने नोट भी कर लिया हो। देखिए यहाँ पर माइनस था और बाय मिस्टेक मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगा दिए। ठीक है, तो आप लोग ये करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ये माइनस की साइन आएगी, देखिए एक माइनस यहाँ पर, इसीलिए मैं ये चले ब्लैक से ही लिख देता हूँ। एक माइनस यहाँ पर, यानी ये प्लस के लिख दिया था मैंने, तो ये माइनस चल रहा है। तो अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये +2/3 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जब एलसीएम लेंगे आप तो ये चीज़ आ जाएगी -9/√3 प्लस 16/24। ये मुझे 16 पर ही डाउट हो रहा था, थोड़ा सा आंसर मेरी मेमोरी में था। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये 16 प्लस का आता है। तो अगले स्टेप में अब ये 16 प्लस की टर्म है, इसको पहले लिख देंगे और -9/√3 को बाद में लिख देंगे। अब उसके बाद ये 64 और 24 जो है इसकी आप जो है वो कैंसिलेशन करेंगे, तो यहीं कैंसिलेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 3 24 और 8 8 64। 64 और 24 को जो है वो हमने कैंसिल कर दिया, तो 3 को बाहर ले जाते हैं और इसको लिख दें 8/3 और ये 16 पहले लिख लेते हैं, 16 -9/√3। तो ये बेटे फाइनली जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोबारा से सुन लीजिए। यहाँ पे माइनस के बाद मैंने इस स्टेप से यहाँ प्लस लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो करेक्शन कर लीजिए। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/3 16 -9/√3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.5 का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आप लोग नोट कीजिए।